हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास कोई वेव है जिसका नाम है कैरियर वेव। तो एक कैरियर वेव की इक्वेशन हो सकती है ct इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन या कोसाइन। साइन या कोसाइन कुछ भी ले सकते हैं आप, साइन या कोसाइन कुछ भी, कोसाइन ले लेते हैं, कोसाइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। ये एक कैरियर वेव की इक्वेशन है। अब हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसा होता है, सुनिएगा। सपोज करें कि ये कोई पर्सन है और ये पर्सन जो है वो इस माइक के सामने और बोल रहे हैं। ओके, दिस इज द माइक, यानी फुल फॉर्म है माइक्रोफोन। तो जब माइक्रोफोन के सामने ये पर्सन बोलेंगे तो साउंड वेव क्रिएट होगी। तो साउंड वेव में प्रेशर के वेरिएशंस होते हैं, आप जानते हैं। तो मैंने कहा था कि माइक के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो प्रेशर वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कर सकता है। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर वेव आई तो यहाँ पे एक ईएम वेव जनरेट हो जाएगी, तो यहां से एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ओके, प्रेशर वेव के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये सिग्नल जो है, इस सिग्नल को हम बोलेंगे बेस बैंड सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको हम? बेस बैंड सिग्नल। अब बेस बैंड सिग्नल तो जैसा जैसा इंसान बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो तो रैंडम होगा, कुछ भी पता नहीं होगा। कभी कभी बीच में लाउड आवाज आएगी, कभी कभी धीमी आवाज आएगी। तो जाहिर सी बात है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, कभी कभी फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो बोलते वक्त एक इंसान अपनी आवाज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो लाते ही हैं। तो ये एक अननोन सिग्नल होगा। तो क्योंकि अननोन सिग्नल को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं क्या कहता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि चलो मेरा बेस बैंड सिग्नल ऐसा है, एक सिंपल सा सिग्नल है ये। तो अगर ये मेरा एक सिंपल सा सिग्नल है तो इसका नाम मैं रख सकता हूं एम टी, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज इक्वल टू ए एम इंटू कॉस ओमेगा एम इंटू टी। हकीकत में बच्चों, जो ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है ना, ये बेस बैंड सिग्नल हकीकत में एक सिंपल कोसाइन वेव नहीं हो सकता है। आप समझ गए? इट्स नेवर ए कोसाइन वेव, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? समझ गए? तो अब आगे सुनिएगा। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर इस एमटी के अनुसार मैं इस एसी को वेरी करा दूं, मतलब अगर कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो एमटी के अनुसार बदलने लगे, राइट? अगर बदलने लगे तो उसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होगा, ठीक है? देखिएगा। तो समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम ये करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारी एक नॉर्मल वेव, मतलब कैरियर वेव। तो ये कैरियर वेव है जिसको कि मैंने कोसाइन फंक्शन लिया है। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते इसको, हम छोटा सा ही बनाते हैं। कैरियर वेव, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कैरियर वेव। अब देखिए, दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और साइड बैंड सिग्नल, साइड बैंड मैसेज, मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये है हमारी कैरियर वेव, दिस इज द कैरियर वेव। कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है एसी, एसी, और ये है एसी। ओके, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये 20 किलो हर्ट्ज है, ये है 1 मेगा हर्ट्ज। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1 मेगा हर्ट्ज इज अराउंड 50 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी से 50 टाइम्स है इसकी फ्रीक्वेंसी। So it will be 50 times more frequent. So it means it would look like this.
कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है, एम्पलीट्यूड भी फिक्स्ड है, राइट? This is my carrier wave. Now, कैरियर वेव की इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। मान लो फाई जीरो है, सिंपल, क्योंकि कॉस हमने फाई जीरो कर दिया सिंपलिसिटी के लिए। अब देखिएगा यहां पे एसी पे आप एक लाइन बना दीजिए, डॉटेड लाइन। यहां माइनस एसी पे भी एक आप डॉटेड लाइन बना दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये वाली वेव जो रेड कलर की वेव है, इसके लिए पहले रेफरेंस बना लेता हूं मैं, यानी ये डॉटेड लाइन जो है ये रेफरेंस लाइन है, ये भी रेफरेंस लाइन है, ओके? ये रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है। तो देखिएगा ये जो आपकी रेड वेव है इसको आप यहीं पे ड्रॉ कर दीजिए डॉटेड करके। इट वुड लुक लाइक दिस, ओके? अब इसी रेड वेव को उल्टा करके इधर भी ड्रॉ कर दीजिए, उल्टा करके, नोटिस, ओके? अब क्या करना है, अब ये आप समझ लीजिए कि जो मैंने डॉटेड रेड बनाए हैं ये एनवेलप है। किसका एनवेलप? हमारी इस कैरियर वेव का। तो कैरियर वेव जो है वो वेरी करेगी और इस तरह से वेरी करेगी कि इसका एम्पलीट्यूड इसके अनुसार बदले। सो इट वुड लुक लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बड़ा है। और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो जा रहा है जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव है, ओके? उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये जो वेव थी इसके अनुसार चेंज होने लगी, यानी कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। हकीकत यह है कि दो जगह छिपी हुई है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसलिए हम इसको डबल साइड बैंड कहते हैं। कभी कभी अगर हम ये क्या करें कि नीचे वाला पोर्शन वेरी ना करें तो ये सिंगल साइड बैंड कहलाएगा। इतना डिटेल में नहीं समझना है हमें, बस ये है कि इंफॉर्मेशन दो जगह छिपी हुई है, ऊपर भी है नीचे भी है। क्लियर? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कि जो ए सी न्यू है, ए सी न्यू का मतलब हुआ न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, वो होगा पुराना एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव प्लस में एमटी। मैंने कहा ना एमटी के अनुसार बदलना है उसको। तो जो ए सी न्यू है, न्यू, ए सी न्यू, वो हो जाएगा ए सी प्लस ए एम कॉस ओमेगा एमटी। अब ये तो नया एम्पलीट्यूड है ना बच्चों, तो जो सीटी सिग्नल है मतलब सी डैश टी यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डैश कर देते हैं हम, इस सिग्नल का नाम रख देते हैं सी डैश टी बिकॉज इट हैज बीन मॉडिफाइड। सी डैश टी इज एक्चुअली यू कैन से ए सी न्यू इनटू कॉस
ओमेगा सी टी, यानी कि सी डैश टी इज एक्चुअली ए सी प्लस ए एम इंटू कॉस ओमेगा एम इंटू टी into cos omega ct. Okay, this is the new amplitude. So what can we say? We can say c dash t is equal to ac cos omega ct plus am ac am only am, not ac, am into cos omega ct plus multiplied by cos omega mt. Okay, अब इसमें एक पॉइंट है बच्चों, और वो पॉइंट ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो उसको इंश्योर करने के लिए मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं, और वो ये है कि अगर मैं इसमें से AC कॉमन ले लूं, देखिएगा, अगर मैं इसमें से AC कॉमन ले लूं, लेट अस टेक AC कॉमन, तो C डैश T का फॉर्मूला आ जाता है, वी कैन टेक AC कॉमन, सो 1 प्लस AM बाई AC इंटू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो एम बाई ए सी को मैंने म्यू लिख दिया है, एम बाई ए सी इज म्यू। सो नाउ व्हाट आई गेट सी डैश टी इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा एम टी एंड कॉस ओमेगा सी टी। If mu is less than 1, this indicates that 1 plus mu cos omega mt is always positive. So this becomes a okay signal, means correct signal. But if mu is bigger than 1, then the amplitude will become negative and hence we will obtain a distorted signal. Clear? तो इसमें mu का बड़ा रोल है। तो mu का नाम क्या है? mu का नाम है बच्चों मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, इज इट डन? चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको समझाता हूं कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा है। जरा देखिएगा, हम ये ऊपर से रब कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं नीचे वाली टर्म को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी डैश टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी इंटू कॉस ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा एम टी। ओके बच्चों, सो आई कैन ऑल्सो राइट सी डैश टी, यानी सी डैश इसलिए क्योंकि ये सी टी है, ये सी डैश टी मॉडिफाइड वाला, इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी एंड प्लस म्यू ए सी बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ओके बच्चा, तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा सी है, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊं, यहां पे ओमेगा बनाऊं और देखूं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन कौन सा एम्पलीट्यूड है, तो मुझे पता चला कि ओमेगा सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो म्यू इंटू ए सी बाई 2 है, यहाँ पे ए सी है। ओके, और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो भी म्यू ए सी बाई 2 है। तो इस तरह से इस सिग्नल के अंदर 3 फ्रीक्वेंसियां मौजूद हैं, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओके, तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि इसको 1 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं और इसको 20 किलोहर्ट्ज ले लेते हैं। ओके, तो देखिएगा जरा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो बच्चों अब यहां पे मैं बनाता हूं, क्योंकि मुझे AC पता नहीं है, तो AC के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई वो हुई 2 पाई इंटू 1000 किलोहर्ट्ज। ओके, और यहां पे म्यू इंटू में AC बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई इंटू में 1000 प्लस 20
किलोहर्ट्ज। ओके, ये ओमेगा है बच्चों। और यहां पे फिर से आपका म्यू इंटू में AC/2 के कोरस्पॉन्डिंग 1000 2 पाई इंटू 1000 माइनस 20 किलो हर्ट्ज। ओके, अब बच्चों आप कहोगे सर हमें ओमेगा पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक ओमेगा, आप हमें फ्रीक्वेंसी बताओ। ओमेगा है एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, यानी मैं यहां पे f लिख दूं, तो मैं यहां से 2 पाई हटा दूंगा, यहां से 2 पाई हटा दूंगा, और यहां से भी 2 पाई हटा दूंगा। तो जब मैं हटा दूंगा तो इसमें ये वाली जो फ्रीक्वेंसी बनेगी मेरी, ये 980 मेगाहर्ट्ज किलो हर्ट्ज बनेगी। ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरी 1020 किलो हर्ट्ज बनेगी, 1020 किलो हर्ट्ज बनेगी। ओके, और 1000 हर्ट्ज तो है ही। यानी इस सिग्नल की अगर मैं फ्रीक्वेंसीज देखूं तो इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल हैं। एक सिग्नल है 980 किलो हर्ट्ज का, एक 1020 किलो हर्ट्ज का, एक 1000 किलो हर्ट्ज का। राइट। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हमें स्पेक्ट्रम बेच रही है, मान लीजिए हमने उनसे कुछ लाइसेंस खरीदना है कि भाई हमें ये फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दीजिए, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे हम अपना कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे और हम ये चाहते हैं कि हम एक रेडियो स्टेशन बनाएं। तो क्योंकि हमें म्यूजिक ट्रांसमिट करना होगा तो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा का तो म्यूजिक होता नहीं है, अगर ज्यादा का होगा भी तो सुनाई नहीं देगा। तो मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें अलॉट हुई, तो जो 1 मेगाहर्ट्ज हमें अलॉट हुई है वो बेसिकली 980 किलोहर्ट्ज से लेके 1020 किलोहर्ट्ज तक है। यानी अगर गवर्नमेंट चाहे 940 किलोहर्ट्ज किसी को सेल करना तो सेल कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे 960 किलोहर्ट्ज किसी को सेल करना तो कर सकती है। तो जो वो हमें सेल कर रही है स्पेक्ट्रम, वो हुआ 980 किलोहर्ट्ज से लेके 1020 किलोहर्ट्ज तक। तो जो हमें सिग्नल भेजना है वो 20 किलोहर्ट्ज का है, और हमें जो बैंड विड्थ अलॉट हुई वो हुई 40 किलोहर्ट्ज। तो दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ। सो बैंड विड्थ इज 40 किलोहर्ट्ज। बच्चों समझे आप? अब बात ऐसी है कि मान लो ये तो मैंने 20 किलोहर्ट्ज का ले लिया, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले ली, पर इसमें सिग्नल तो 20 किलोहर्ट्ज के अलावा 10 किलोहर्ट्ज का भी होगा, 9 किलोहर्ट्ज का भी होगा, 5 किलोहर्ट्ज का भी होगा। तो कहने का मतलब अगर 10 किलोहर्ट्ज का होगा तो यहां होगा, 8 किलोहर्ट्ज का होगा तो यहां होगा, ऐसे करके 4 किलो, 5 किलो, 1 किलोहर्ट्ज। तो मतलब ये पूरा का पूरा रीजन यहां से लेके यहां तक फ्रीक्वेंसी से भर जाएगा, बशर्ते अगर मैं म्यूजिक सेंड कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो जब 0 किलो हर्ट्ज का सिग्नल होगा तो वो AC के आसपास ही होगा, 1 किलो हर्ट्ज का होगा तो AC से 1 ज्यादा, 2 किलो हर्ट्ज का होगा तो AC से 2 ज्यादा 2 कम, 3 किलो हर्ट्ज का होगा तो 3 ज्यादा 3 कम। मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा रेंज जो है वो हमें चाहिएगा। ये तो मैंने एक सिंगल सिग्नल ले लिया ना बच्चों, एक खास फ्रीक्वेंसी ले ली 20 किलो हर्ट्ज की, पर एक जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बातचीत की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3000 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज तक है। जब कोई म्यूजिक या सिंगर गाता है तो वो उसकी तो आवाज अच्छी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज तक भी जाती है। पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो 1000 हर्ट्ज भी होती है, और 2000 हर्ट्ज भी होती है, 15,000 हर्ट्ज भी होती है। तो कहने का मतलब म्यूजिक अगर ट्रांसमिट करना है तो 0 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सारी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। तो ये है बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ किसकी है? ये बच्चों सिग्नल की बैंडविड्थ है। आप समझे? बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। बैंडविड्थ ऑफ मीडियम का क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपका FM है, तो FM के लिए भी एक बैंडविड्थ अलॉटेड है, जैसे 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो वो एक मीडियम हुआ, FM मीडियम है। एक FM इज अ मीडियम, यू कैन से भाई FM कम्युनिकेशन एक अलग ही सिस्टम है भाई, FM के लिए तो अलग ही लाइसेंस अलॉट होगा ना। तो उस मीडियम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। या फिर जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में आप कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक भेज सकते हो? तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज या उसकी जो बैंडविड्थ है वो अबाउट 150 गीगाहर्ट्ज है, क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो दिस वाज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए।